गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। लेट्स स्टार्ट। मेरे प्यारे रसगुल्ले बच्चों, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन आईसीआई मॉड्यूल से। ओके, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। द डिमांड शेड्यूल। अच्छा, पहले समझ लेते हैं हम, फिर बाद में थ्योरी रीड कर लेंगे एक बार। ओके, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, हमने क्या देखा? हमने डिमांड शेड्यूल देखा। डिमांड शेड्यूल देखा ना, वो टेबुलर फॉर्म में प्राइस 5 थी तो डिमांड कितनी थी, प्राइस 4 हुई तो डिमांड बढ़ी, प्राइस 3 हुई तो डिमांड और बढ़ी, है ना। फिर बाद में उसी को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया तो डिमांड कर्व था, या फिर हमने सर लॉ ऑफ डिमांड देखा है ना। ये तीनों चीज़ें हमने देखी, तो इन तीनों में क्या था, एक सिमिलैरिटी थी कि भैया जी प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी, भैया जी प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी। इसका मतलब ये तीनों लॉ ऑफ डिमांड ही है, तीनों लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। तो सर दैट्स इट। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे। अदर फैक्टर्स क्या थे? कांस्टेंट, सिटेरिस पेरिबस। ठीक है, तो अगर प्राइस कम होती है, प्राइस अभी अगर हमारा प्राइस है पी से प्राइस कम होके P1 हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, तो हमारा जो डिमांड OM तक था वो OM से बढ़ के ON तक जाता है। मतलब इतना हमारा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, इतना हमारा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे? एक्सपांशन। इसे हम कहेंगे एक्सपांशन, इसे कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हमने हमारे कंपनी की प्राइस बढ़ा दी तो उसकी डिमांड OM से कम होके सिर्फ OL तक रह जाएगी। ठीक है, तो इतना क्या हुआ? ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हुआ सर हमारा कॉन्ट्रैक्शन। तो सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। इस फिनोमिना को हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एंड सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक एग्जांपल दे रखा है एप्पल का, ये आपको एग्जांपल पढ़ना है, ये थ्योरी पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ग्राफ, वही यहाँ दिया है, तो ये आपको रीड करना है। ठीक है, अब सर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब भी हमने पढ़ा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखेंगे सर हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या था? अदर फैक्टर्स क्या थे? कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख दो, सुनहरे अक्षर में लिख दो, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, प्राइस कम ज़्यादा करने से डिमांड एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट है। ये लिख लो, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, प्राइस कम ज़्यादा करने से डिमांड एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में सर हम क्या करेंगे? जो अदर फैक्टर्स को हमने अभी तक कांस्टेंट करके रखा है ना, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। टिल नाउ वी हैव अज्यूम्ड दैट अदर डिटरमिनेंट्स remains constant when we are analyzing the demand for a commodity. It should be noted that expansion and contraction of demand takes place as a result of changes in the price, while all other determinants of prices, कौन से? इनकम है, टेस्ट है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ये सब क्या है? कांस्टेंट। अरे रौनक सर, अभी आपने जो ऊपर हिंदी में लिखा है ना, वही इन लोगों ने नीचे इंग्लिश में लिख के दे दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ले लो ऊपर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में।
ये क्या है कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, प्राइस में चेंज करने की वजह से और बचे हुई चीज़ें कांस्टेंट रखने की वजह से, ठीक है। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को छेड़ेंगे। दी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट मीन्स द पोजीशन ऑफ द डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम एंड द कंज्यूमर मूव्स डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स ऑन इट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखे, तो ये जो डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। डिमांड कर्व ऐसा का ही ऐसा ही है, लेकिन कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है, क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है। लेकिन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है सर, अगर हम कोई एक फैक्टर को चेंज कर दे, व्हाट हैपन्स इफ देयर इज अ चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। जो अदर फैक्टर्स है उसमें अगर चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या ये होगा कि हमारा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा है ना, हमने कोई दूसरे जो फैक्टर्स कांस्टेंट रखे थे उसमें से कोई फैक्टर्स को चेंज कर दिया तो हमारा डिमांड कर्व भी चेंज हो जाएगा, डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। इसे कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व। सर ऐसा कैसे, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। देखो हमारी इनकम 20,000 है और हमारी इनकम मान लीजिए 25,000 होगी। हमारी इनकम अभी 20,000 है, तो हम अगर प्रोडक्ट 4 रुपये का है तो हम 15 खरीदते हैं, ठीक है। 4 रुपये का है तो 15 खरीदते हैं। लेकिन हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लेक्चर नंबर 2 में देखा था, इनकम, है ना। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम घटती है तो डिमांड घटती है ना। ये भी पढ़ा था ना हमने डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने बहुत देखे थे, पॉपुलेशन देखे थे, है ना। चलो सभी लोग जो जो लेक्चर देख रहे हैं, दो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई भी 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। तो सर हमारी इनकम 20,000 से बढ़ के 25,000 हो गई है। इसका मतलब अगर कमोडिटी का प्राइस 4 है तो हम 4 रुपये पे जो पहले 15 गुड्स खरीद रहे थे, अब हम 15 से ज़्यादा खरीदेंगे। कितने खरीद रहे हैं? 20। तो हमारी अगर डिमांड 4 है तो पहले हम 15 खरीदते थे, ठीक है। जैसे कि 5 थी तो हम 5 पे 10 खरीदते थे, 3 थी तो 3 पे हम कितने 20 खरीदते थे, है ना। ऐसे हम खरीदते थे। 2 पे हम 35 खरीदते थे, 2 पे हम 35 खरीदते थे और 1 रुपये पे हम 60 खरीदते थे, 1 रुपये पे हम 60 खरीदते थे, ठीक है। 1 रुपये पे हम 60 खरीदते थे। तो ये था सर हमारा डिमांड कर्व पहले का। लेकिन अब क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है तो अगर कमोडिटी की प्राइस 5 है तो हम पहले जो 10 खरीदते थे ना, अब 10 नहीं, हम ज़्यादा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम, तो हम 10 की जगह हमने कितना खरीदा? 15, ठीक है। 4 प्राइस है तो पहले हम 15 खरीदते थे ना, तो अब 20 खरीदेंगे, तो 20। 3 रुपये अगर कीमत है तो पहले 20 खरीदते थे तो अब 25 खरीदेंगे। अगर 2 रुपये कीमत पे पहले 35 खरीदते थे तो अब 40 खरीदेंगे, है ना। ऐसे ऐसे हमारी डिमांड बढ़ती गई, हमारी डिमांड बढ़ती गई। हमारी डिमांड क्यों बढ़ी? हमारी डिमांड क्यों बढ़ी? प्राइस में चेंज आया इसलिए बढ़ी क्या? नहीं, प्राइस में चेंज नहीं आया। हमारी डिमांड क्यों बढ़ी? हमारी डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ी। अदर फैक्टर क्या था यहाँ पे? हमारी इनकम बढ़ी। अदर फैक्टर क्या था? हमारा इनकम। इनकम बढ़ी इसलिए हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। क्योंकि देखो प्राइस तो 5 पहले भी थी, अभी भी 5 है, तो पहले इतना कंजम्पशन था, पहले 10 ही था, अभी 15 है ना। तो ये प्राइस तो कांस्टेंट रखी, फिर भी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी। मान लो प्राइस 4 रखते हैं, पहले तो 15 का कंजम्पशन था, अब हमारी इनकम ज़्यादा हो गई इसलिए 20 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? इंक्रीज इन डिमांड, इसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है थ्योरी, ठीक है। पहला जो डिमांड कर्व था उसका नाम डेडी था, दूसरा जो है उसका D1 है, ओके। तो भैया जी अगर फैक्टर्स के जो अदर फैक्टर्स जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट रखे थे
उन फैक्टर्स के चेंज की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। उन फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से अगर डिमांड घटती है तो उसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। मान लीजिए हमारी इनकम 15,000 हो जाती है ना, तो क्या हमारा फिर डिमांड शेड्यूल ऐसा अंदर भी आ सकता है ना, डिमांड शेड्यूल अंदर भी आ सकता है, तो उसे कहेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये क्या है, शिफ्ट है। तो अगर राइट वर्ड शिफ्ट होता है, कमेंट करो, राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कमेंट करो, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। और जो भी आंसर रहेगा उसका विपरीत लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में होगा। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, जल्दी जल्दी कमेंट करो, अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, व्हेन मोर इज डिमांडेड, a rightward shift in the demand when more is demanded at each price can be caused by a rise in income, rise in the prices of substitute। देखो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स पढ़े थे ना हमने, उसी से रिलेटेड है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, a change in the taste in favor of this commodity, an increase in population and a redistribution of income to the groups, है ना। और लेफ्टवर्ड डिमांड की हो सकता है हमारी इनकम कम हो गई, सब्सटीट्यूट की प्राइस कम हो गई, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो हमने देखा अभी, पहले हमने देखा एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसमें क्या है, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है, प्राइस के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखा हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इसमें क्या हो रहा था, हर प्राइस लेवल पे हमारी डिमांड बढ़ रही थी या कम हो रही थी, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा डिमांड शेड्यूल ऑल टुगेदर एक नया बन रहा था, तो इसे हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कह रहे थे। ठीक है, अब समझेंगे दोनों के बीच का एक बार डिफरेंस, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अब जरा ये बताना, कमेंट करो जल्दी जल्दी। देखो अभी कैसा है, बैच कोविड की वजह से हम फेस टू फेस नहीं ले पा रहे, तो इंटरेक्टिव सेशंस नहीं हो रहे, नहीं तो क्लासेस में क्या होता है, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, हम क्लासेस में स्टूडेंट्स को पूछते हैं तो वो कमेंट करते हैं, है ना, मतलब जवाब देते हैं, तो उससे कैसा होता है, हमें भी टीचिंग में मज़ा आता है। तो अगर आप कमेंट्स करोगे तो हमें भी टीचिंग में मज़ा आएगा कि चलो भाई बच्चे वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। तो ज़रा कमेंट करना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अगर रौनक सर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, आई रिपीट, अगर रौनक सर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो वो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है या इंक्रीज डिक्रीज है, कमेंट करो, ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है या इंक्रीज डिक्रीज है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है या इंक्रीज डिक्रीज है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कम ऑन गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके ठीक है गाइज, एक बात और, ये जो हमारे वीडियोस है मान लीजिए 30 मिनट्स के है, ठीक है, 20 25 30 35 40, तो अगर एक वीडियो समझ लीजिए 30 मिनट्स का है ना, तो ऐसा समझो कि इसी एक 30 मिनट्स के रिकॉर्डेड वीडियो में हम जितना कवर कर रहे हैं ना, उतना कंसेप्ट कवर करने के लिए हमें 60 मिनट्स लगते हैं फेस टू फेस क्लास में, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, बातचीत होती है, क्लास सेटल डाउन होती है, किसी को ठंडी लगती है, किसी को अंधेरा लगता है, किसी को घुटन होती है तो खिड़की खोलता है, फिर बातचीत होती है, कॉलेज की बात होती है, ठीक है, फिर हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट पूरा रीड करते हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों में टाइम जाता है, तो वो सारा टाइम हमारा सेव हो रहा है अभी, इसलिए हमारे लेक्चर्स का लेंथ कम है, 30 मिनट्स 35 मिनट्स 40 मिनट्स। वही अगर आप फेस टू फेस बैच में करने जाओ तो इसे डबल टाइम लगता है। ओके, सो ऐसा नहीं कि रौनक सर ने, देखो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ मैं रीड करता हूँ, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है मैं उसे रीड नहीं करता हूँ, कंसेप्ट पूरा समझा देता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को रीड नहीं करना है, एटलीस्ट 1 रीड तो आप लोगों की होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने करेक्ट आंसर कमेंट किया है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉर द बिजनेस डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन
movement along and shift, ठीक है. A movement along the demand curve indicates changes in the quantity demanded because of price changes, other factors remaining constant. इसी का मतलब expansion contraction, ठीक है. और shift क्यों होता है? शिफ्ट क्यों होता है? क्योंकि अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो शिफ्ट होगा. Thus, when an economist speaks of an increase or decrease in a demand, he refers to a shift of the whole curve because one or more of the factors which are assumed to remain constant earlier have changed. ठीक है. देखो इन जनरल अगर हम बोलते हैं कि डिमांड बढ़ गई तो हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा रहे, उसमें लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, सिर्फ प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. लेकिन इन जनरल अगर हम कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ गई तो सारे फैक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गया, ऐसा हम अज्यूम करेंगे. ठीक है. व्हेन द इकोनॉमी स्पीक्स ऑफ द चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ही मूव्स मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व. अगर क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहा है, देखो अगर वो क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहा है तो मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व है. ठीक है. Expansion or contraction of demand which has happened due to fall or rise in the price of the commodity. In short, change in demand represents shift of the demand curve to right or left resulting from change in factors जैसे कि टेस्ट है, इनकम है, प्राइजेज है. ठीक है. movement upward or different on the same demand curve resulting from change in the prices of the commodity. When the demand increases due to factors other than price, firm can sell more of the existing price, resulting in increased revenue. The objective of advertisement and all other sales promotion activities by any firm is to shift the demand curve to the right and to reduce the elasticity of the demand. ठीक है. ये जो इलास्टिसिटी है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. आपने ये पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस सर हमने इलास्टिसिटी पढ़ा है 11th-12th में. अगर नहीं तो कमेंट करिए नहीं सर हमने नहीं पढ़ा है. सो अकॉर्डिंगली जो अगला कंसेप्ट है इलास्टिसिटी, उसे कितने डेप्थ में लेना है वो मुझे पता चल जाएगा. ओके. तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. सो बहुत मज़ा आया रौनक सर आपके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ के. आपने सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स आईसीआई के मॉड्यूल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल्दी शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए कवर करा दिया है. ये शॉर्ट वीडियोस आपको ट्रैवलिंग के समय या और कुछ करते समय रिवीजन के लिए भी काम आएंगे. इसी के साथ साथ अकाउंट्स के भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो. ओके. सो हियर आई एम सीए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ. टेक केयर. लव यू ऑल. बाय.